अपने चैनल पर जब हम संडे स्पेशल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है मुद्दे, लेकिन इस बार संडे स्पेशल में डायरेक्टली मुद्दों की बात नहीं करते। मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो फिर संडे स्पेशल का फायदा क्या है? संडे स्पेशल में मुद्दों की बात ना करके मुद्दों को उठाने वाले कवि की बात करते हैं। जी हाँ, गंभीर डिस्कशन करते हैं कुछ चुटीले अंदाज में, क्योंकि यदि आप कवि के पास बैठेंगे, इन वरिष्ठ कवि के पास बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जन समस्याओं को इस ढंग से भी पेश किया जाता है। जी हाँ, अगर आपको डीएन कॉलेज में और मेरठ में घूमने का अवसर मिले और जगह जगह आप अलग अलग स्लोगन देखें तो आप समझ जाइएगा कि इसके पीछे है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर, क्योंकि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर मुद्दों के कवि हैं, जन समस्याओं के कवि हैं, और उनकी कविता, उनके मुख तक, उनकी गजल का जो रास्ता है वो अब सजल तक पहुंच गया है। गजल और सजल के बीच का जो ये सेतु है, ये सेतु बना है 35 किताबों से। वो 35 किताबें जो उनकी लेखनी से निकली हैं, उन 35 किताबों के पीछे जो विचारधारा है वो उनको उनके पिताजी से मिली है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। जो इनकी विषय वस्तु है वो मिली है उनके अपने पर्सनल अनुभव से, जो उन्होंने 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई में एज अ सोल्जर शिरकत कर कर अर्जित किए हैं। जो अनुभव मिले हैं वो अनुभव मिले हैं डॉक्टर ज्ञान दीक्षित सरी के बुद्धिजीवियों के सानिध्य में, जो उनके साथ बैठकर बड़े बड़े मुद्दों को डिस्कस करते हैं। जी हाँ, और ज़्यादातर 35 किताबों में जो उनके चित्र मिलेंगे वो डॉक्टर ज्ञान दीक्षित के हैं। तो हमने भी सोचा इस संडे स्पेशल में बात की जाए डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर से, क्योंकि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने हमें 3-4 साल पहले आमंत्रित किया था और हमसे कहा था कि मैं आपका अपने घर पर, छोटे से घर पर सम्मान करना चाहता हूं, आइए। तो उन्होंने हमारे सिटी हलचल के ऊपर, आपके सिटी हलचल के ऊपर एक कविता लिखी, अपना चैनल, और अपना चैनल के माध्यम से उन्होंने संडे स्पेशल को पेश करने वाले चैनल सिटी हलचल के बारे में कविताई अंदाज में अपने विचार प्रकट किए, जो इस संडे स्पेशल में आप सुनेंगे। और साथ ही साथ इस संडे स्पेशल को देखकर आपको लगेगा कि कवि का हृदय कितना जनमानस से जुड़ा होता है, कितनी बातें जो हम इग्नोर कर जाते हैं वो अपने शब्दों में पिरोकर जब आपके सामने रखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको पर्यावरण की भी देखभाल करनी है, आपको बेटियों की सुरक्षा को लेकर संजीदा होना है, आपको महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सॉलिड काम करना है, आपको पानी की बर्बादी रोकनी है, आपको साक्षरता मिशन आगे बढ़ाना है, आपको गजल से लेकर सजल का फर्क समझना है। और इन सब चीज़ों को हमने अपने इस कार्यक्रम में संजोया है। आप इस कार्यक्रम को देखिए, हमारे साथ ये एक इंटरेस्टिंग कवि के साथ गुफ्तगू है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संडे स्पेशल में 2025 में लगातार सकारात्मक चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अलग अलग आयाम है और अलग अलग शख्सियत है। तो इस बार अप्रैल में हम आपको लेकर आ रहे हैं इस नए साल पर एक ऐसे कवि, चिंतक, समाज सुधारक से मिलाने जो दिल से कवि है, कर्म से कभी आर्मी में रहे और स्वतंत्रता सेनानियों का खून रगों में दौड़ता है। मेरठ में रहने वाले ईश्वर चंद गंभीर के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ना जानता हो, लेकिन क्या नहीं जानते? ये नहीं जानते कि उन्होंने 35 किताबें लिखी हैं। उन 35 किताबों में केवल रूमानियत ही नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, वातावरण को लेकर अपनी चिंता, छोटी छोटी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास, और उसके बाद शासन और प्रशासन के साथ मिलकर समाज को बदलने के लिए प्रतिबद्धता। जी हाँ, इसीलिए इस संडे स्पेशल में हम 35 किताबों के रचयिता डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर के पास पहुंचे हैं, ये बताने के लिए नई पीढ़ी को कि सजल और गजल में
क्या अंतर है? अब तक गजल ही सुनते आ रहे थे, गजल ही कहते आ रहे थे, अब सजल के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे क्या कवि की लिस्ट में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कविताएं होनी चाहिए? क्या कवि की सूची में वो चीजें भी होनी चाहिए जो चीजें केवल प्रशासन और शासन पर ही आकर रुक जाती हैं? इसलिए ये संडे स्पेशल आपके साथ डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर के साथ हम लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर सर, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार के भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 35 किताबें लिखी हैं, उन 35 किताबों की विषय वस्तु अलग अलग है, लेकिन मेरे हाथ में जो ये 2 किताबें आई हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1, ये दोनों किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गंभीर, सजल, सागर। गंभीर जी, सबसे पहला प्रश्न यही है, सजल क्या है? सजल और गज़ल में जो इन लोगों ने ये अभी इम्प्लीमेंट किया है कि वो चाहते हैं कि वे सजल जो हिंदी में लिखी जा रही हैं गज़ल, उन्हें गज़ल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि गज़ल उर्दू में होती है। तो नुक्ता हटाए गए, इन्होंने इसको जो है सजल का रूप दिया है। जब ये काम मुझे मिला तो तब मैंने गज़ल की भी निकाली हैं 8 किताबें, लेकिन सजल पर मुझे उस वक्त काम करना पड़ा जब मैं सजल वाले विद्वानों से मिला और उन्होंने मुझे बताया। ये मेरी हमेशा ही इच्छा रहती है कि कुछ मेरे से चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाए, कुछ अच्छा कार्य हो जाए। तो तब सजल के मैंने 525 पेज के 2 ग्रंथ निकाले, गंभीर सजल भाग 1, गंभीर सजल भाग 2। मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया गया मथुरा में, हमारे अनिल गहलोत जी हैं वहाँ के संस्थापक इसके सजल के। तो वो लोग जो डीलिट लोग हैं, पुराने विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं, HOD हैं, पूर्व कुलपति हैं, ये सब मिलके इस पर काम कर रहे थे, तो मुझे भी इसे करने का अवसर मिला। वरना तो मैं केवल सामाजिक विसंगतियों का कवि हूँ, समस्याओं का कवि हूँ। जो आज घट रहा है, जो आप देख रहे हैं, उसके लिए कवि को क्या करना चाहिए, सिर्फ मेरा मन इसी काम में लगा रहता है। जब मैं देखता हूँ कि सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है, तो मुझे किताब निकालनी पड़ती है, आओ रोकें दुर्घटनाएं। उसे आप पढ़ोगे, जागरूकता के लिए ही टोटल पुस्तकें हैं। गोरक्षा को मैं देखता हूँ कि गो हत्या, गो मांस की आए दिन घटनाएं होती हैं, तो मुझे कहना पड़ता है, तब मुझे एक किताब निकालनी पड़ती है, गौ माता की पुकार। इसी तरह बेटी को जब मैं देखता हूँ कि बेटी के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा, दुर्भाव हो रहा है, पापाचार, अत्याचार बढ़ रहे हैं, सड़क पर छेड़ी जा रही है, लाज का खतरा हर वक्त बना हुआ है, तब मुझे लिखनी पड़ती है कि बेटी इतनी महत्व है, उसका ध्यान ये रहे कि बेटी से कल का भारत है। जो सृष्टि की निर्माता है, उस बेटी को हम मार नहीं सकते, उस बेटी को हमें रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा हर हाल में देनी होगी, अगर भविष्य में हम एक सुंदर और विकसित भारत चाहते हैं। इसी तरह की और अन्य समस्याएं हैं, जैसे ले लो आप, ये धरोहर है हमारी इंटैक्ट, जो हमारे डॉक्टर R.K. भटनागर जी, पूर्व कमिश्नर, उन्होंने इस पुस्तक को छपवाया और सारे धरोहर पश्चिमांचल के मैंने उस किताब में डाले। इसी तरह जब ये बात चली बेटी के बाद जनसंख्या की, तो जनसंख्या पर मैं अब तक 3 किताबें निकाल चुका हूँ। सुरभि परिवार से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जनसंख्या है, इसके बाद बड़ा मुद्दा है आपका पर्यावरण। पर्यावरण पर भी मेरी अब तीसरी पुस्तक आ रही है, बिन पानी सब सून। पहले मैंने पुस्तक लिखी थी पर्यावरण चिंतन, उसके बाद आई सुलगती धरती, और इसके बाद अब आ रहा है बिन पानी सब सून, क्योंकि कल पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब होने जा रही है। तो इसी तरह के ये विषय आते चले गए जिन पर मैं काम करता चला गया। और जो देश प्रेम है, सामाजिक जुड़ाव है, इन सब बातों के लिए तो सभी काम करते हैं। मैंने उन विषयों को चुना है जिन पर हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। लोग लिख कुछ भी सकता है कवि, तो मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना कुछ समाज के लिए ही करूं, क्योंकि मुझे जो मेरी जो वो ट्रेनिंग हुई है, मुझे जो आशीर्वाद मिला मेरे पिताजी का, मैं आर्मी में 71 की लड़ाई मैंने लड़ी है, आर्मी में रहा हूँ। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय मूलचंद शास्त्री जी। उन्होंने मुझे आर्मी में क्यों भेजा, क्योंकि मेरे अंदर खुद देशभक्ति का ही वातावरण बचपन से रहा है, और मैं 20 साल की उम्र में भर्ती हो गया था। उसके बाद वहाँ से करने के बाद मैं मोदी रवड़ में रहा, मैंने वहाँ मजदूर की स्थिति देखी, तो मुझे मजदूर पर लिखना पड़ा। तो मेरी कविताएं पीड़ा की, शोषण की और समाज सुधार की जो है बातें हैं कि भाई किस तरह जागरूक किया जाए आज की पीढ़ी को। क्यों
आजकल के बच्चों की स्थिति जो है बिल्कुल ऐसी हो गई है, और हमारे परिवारों की भी, कि संस्कारों को तो घर से निकाल रखे हैं, संस्कारों को तो घर से निकाल रखे हैं, अपने माँ बाप आश्रम में डाल रखे हैं, यूं तो देते हैं दुआएं वो वहीं से बैठे, फिर भी रक्षा के लिए कुत्ते पाल रखे हैं। ये समाज की आज विडंबना हो गई है। जी हाँ, समाज की विडंबना की बात करी तो आपसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सजल सागर है, इसमें उर्दू के शब्दों से परहेज किया गया है क्या? नहीं, परहेज टोटल नहीं किया गया है, क्योंकि उर्दू के शब्द क्या, इंग्लिश के शब्द क्या, केवल अपनी हिंदी भाषा ही ऐसी है जो सबको अपने अंदर समावित करती है और सबको अपनाती है। हिंदी अब ठंडा मतलब कोका कोला, अगर ठंडा मतलब नहीं बताता हो पहले तो कोका कोला का पता नहीं चलता, या कुछ मीठा हो जाए कैडबरीज कहेगा तो लोग समझेंगे नहीं। तो हिंदी ने ऐसे बहुत शब्दों को अपनाया है। अभी मेरी हिंदी पे पुस्तक आ रही है, आओ करें हिंदी का बंधन, जो मैंने घनानंद जी से और हरिश्चंद्र जी के ज़माने से लेकर और दुष्यंत त्यागी तक मैं उसे लाया हूँ। तो ये काम हो रहे हैं सब, लेकिन सजल में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन केवल यही है कि भाई उसमें हिंदी का प्रयोग अधिक होगा। हिंदी का अपना ओरिजिनल काम होना चाहिए। हाँ, उसमें ये काम होता है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा कोई हो सब बढ़ाती ज्ञान दोस्तों, भाषा कोई हो सब बढ़ाती ज्ञान दोस्तों, हर भाषा का ही कीजिए सम्मान दोस्तों, हिंदी की और उर्दू की तो बात छोड़िए, इनसे तो महकता है हिंदुस्तान दोस्तों। तो उसे हमें लेके अपने साथ चलना पड़ता है। ये बड़ा संदेश है, हिंदी और उर्दू से तो महकता है ये हिंदुस्तान दोस्तों। अभी दूसरे मुद्दे पे आऊंगा। पहला मुद्दा मुस्कान का और सौरभ का। इस मुद्दे को देखकर आपका कवि मन क्या कहता है? देखिए साहब, ये बहुत ही दुखद केस हुआ नीला है। ड्रम एकदम आ गया। हाँ, हमारे शहर में बहुत गलत हुआ है ये, लेकिन इसकी तह में, इसका आधार, इसके मूल में मैं जहाँ तक भी है वही संस्कारों को ही कोसूंगा कि माता पिता संस्कार नहीं डालते। बस इस पर मैं इतनी टिप्पणी करूंगा कि शिक्षा दो, संस्कार दो, सदाचरण तो दो। शिक्षा दो, संस्कार दो, सदाचरण तो दो, अपनी परंपरा का इन्हें व्याकरण तो दो। अवधेश बन के देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे ये राम भी, वातावरण तो दो, वातावरण तो दो। माता पिता को पहले ठीक होना पड़ेगा, तब संतानें ठीक होती हैं। ये किस तरह चल रहा है संसार, कैसे सोच के आज की पीढ़ी बढ़ रही है, इस तरह काम चलना वाला नहीं है। मैं हमेशा ही जागरूकता के लिए इस तरह की बातें करता रहता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को जो है हास्य वाले ज़्यादा पकड़ते हैं, लेकिन मैं तो गंभीरता से लेता हूँ हर चीज़ को। नव संवत्सर का 9वां दिन, भगवान राम पुरुषोत्तम राम का दिन, और इस दिन अगर हम मर्यादाओं की बात नहीं करेंगे और हम समाज के कल्याण की बात नहीं करेंगे तो रामनवमी बनाने का क्या फायदा? क्या सर, आज की डेट में हम देख रहे हैं कवि का कॉमर्शलाइजेशन हो गया, वो टीवी पे जाके एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बैठ जाते हैं, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, उससे कवि बिरादरी को नुकसान हो रहा है। नुकसान किसी का हो ना हो, जो ये सोच रहे हैं उनका फायदा हो रहा है, लेकिन बैठे कभी कहीं भी, मेरा यही मानना है इतने अनुभव के बाद, बात समाज की करे, कुछ सुधार की बात करे, कुछ विकास की बात करे, वो ही बात कविता में आती है, सबका साथ सबका विकास। आप अच्छी बातें करोगे टीवी के माध्यम से, ज़्यादा दूर तक बात जाती है, तो वहाँ आपको अच्छी बात करनी चाहिए। मुझे भी 1-2 बार इनविटेशन आया, लेकिन मैं किसी एक पक्ष को, मैं मोदी जी को या राहुल जी को 2 बातें अपनी तरफ से कहूँ, वो मैं इस टाइप की शायरी पसंद आपकी जहनियत में नहीं है, आपके जमीर में हाँ, नहीं है। मेरे ज़मीर में नहीं क्योंकि है। 71 की लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ी है, और मैं 4 पंक्ति उसी में कहा करता हूँ कि पास मेरे ज़मीर रहने दो, पास मेरे ज़मीर रहने दो, मुझको मुफलिस फ़कीर रहने दो, तुम कुबेरों से जाके मिल जाओ, साथ मेरे कबीर रहने दो, साथ मेरे कबीर रहने दो। तो मैं तो इस पद्धति का आदमी हूँ और इस विचारधारा का आदमी हूँ। जी हाँ कबीर, आज रसखान और कबीर को लेकर बहुत जबरदस्त बहस है, लेकिन जब भी मैं ईश्वरचंद गंभीर जी से मिला हूं तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। सर, पर्यावरण पर 2 लाइनें जरूर बनती हैं। हाँ, नहीं, पर्यावरण की तीसरी पुस्तक आ रही है, और आज का जो वातावरण है, जो इस वक्त की मूल रूप से समस्या है, वो पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं पानी प्रदूषित है, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि पेड़ों की अधिकता जो है ज़्यादा होनी चाहिए, और हम जो है ये चाहते हैं कि अगर पेड़ काटे जाएं तो पेड़ लगाए भी जाएं, और हम ये चाहते हैं कि पानी को हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बचाए। मैं पेड़ों की महत्ता बताता हूँ आपको 4 पंक्ति में। पेड़ों की महत्ता यही है कि फल फूल प्राण वायु दें,
इनको लगाइए, फल फूल प्राण वायु दे इनको लगाइए, इनसे दवाई और घनी छांव पाइए, मरकर भी जलाते हैं ये चूल्हा गरीब का, पेड़ों सा मित्र दूसरा कोई बताइए। कोई है ही नहीं, तब भी कहना पड़ता है कि ईंधन वायु जल देते हैं, इनसे सौम्य इनसे सरल कोई नहीं हो सकता, पेड़ों से इनसे अच्छा मित्र। ईंधन वायु जल देते हैं, पेड़ हमें संबल देते हैं, लोग मारते पत्थर इनको फिर भी मीठे फल देते हैं। क्या कोई पेड़ जैसा हो सकता है? आज पानी की स्थिति जो कर रखी है, एक स्लोगन मैंने लिखा था कई साल पहले जो दूर तक गया, लेकिन उसके परिणाम कुछ इस तरह के मेरे तक नहीं आए, क्योंकि सरकारों के लिए कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम चाहते हैं कि वो उन्हें अपने संज्ञान में लें और ये जाने कि भाई कौन आदमी क्या कर रहा है जब आपको भेजी जा रही है। तो चलिए, ये सरकार हमारी कुछ ना कुछ इसके लिए कर ही रही है और मैं तो जगह जगह अपना प्रचार करता ही हूँ। स्लोगन क्या था सर? स्लोगन ये था कि पानी की स्थिति ये हो जाएगी आने वाले समय में कि अगर ना रोका हमने पानी झील और तालों में, क्योंकि तालाब जोहड़ बावड़ी सब तलैया पाट दी गई हैं, सब पर कब्जे हैं। अब पानी की स्थिति ज़मीन ये समझ लो ओजोन परत फट रही है, किसी दिन कब पूरा कहाँ समा जाए कितना हिस्सा कुछ नहीं कहा जा सकता गर्मी से। तो कहा है कि अगर ना रोका हमने पानी झील और तालों में, पानी फिर दो जगह मिलेगा, आँख और छालों में, और कोई स्थिति नहीं होगी देश की। ये हो जाए। डरा रहे हो सर, आप डरा रहे हो। आंखों का पानी तो सूख ही गया और मेहनत करना नई पीढ़ी चाहती नहीं मैं है। कह रहा हूँ ये स्थिति होगी कि देखो, उदासा मन लिए आंखों में आंसू, उदासा मन लिए आंखों में आंसू, समंदर पूछता है अब नदी से, गला कब से पड़ा है खुश्क मेरा, जी, नहीं मिलने तू आई एक सदी से। ये स्थिति आगे हो जाएगी। नदियां सूख गई हैं। हाँ, नदियां सूख गई। वो आएंगी नहीं। और ये और बता दूं आपको, सब राम पे अब राम जी का नाम कम लिया जा रहा। अगर पानी की स्थिति ऐसी और बिगड़ती चली गई तो और स्थिति आपकी खराब होगी। मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि पानी को अगर यूं ही बहाया और किए मनमानी, कल को रसना राम छोड़, बोलेगी पानी पानी, बोलेगी पानी पानी। ये स्थिति आदमी की आ जाएगी। तो इसलिए तो रामनवमी पर हमने एक बहुत अलग हटकर विषय चुना है और उस विषय में परफेक्ट बैठते हैं डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर। आपको बता दूं कि आप मेरठ के उन सभी रिफॉर्मेटिव कामों के ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनके जरिए जागृति फैलाई जाती है, चाहे यातायात संबंधी मामला हो, चाहे पर्यावरण संबंधी मामला हो, चाहे जनसंख्या का मामला हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का मामला हो। और आप जितने भी स्लोगन मेरठ की दीवारों पर लिखे देखते हैं उन सब को लेखनी मिली है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर से। अब थोड़ा सा स्वार्थी बन जाए सर, सिटी हलचल भी देखते हैं? हाँ जी, मैं तो देखता ही सिटी हलचल हूँ। जो मैंने आपके लिए गीत लिखा था वो मैं आज आपको भेंट भी करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी प्रभावित होता है। हम आप कहें तो 4 लाइन इसकी भी सुना दूँ पड़। जी हाँ, ये जो गीत है ये करीब 3 साल से हमारा इंतजार कर रहा है। 3 साल तो हो गए। हाँ जी, बिल्कुल हो गए। ये 3 साल पहले विचार थे, आज भी वही हैं और मैं 3 साल तक नहीं आ पाया, लेकिन आपका प्यार, आपका मान सम्मान बिल्कुल कम नहीं हुआ। और जब ये सिटी हलचल के लिए हमें पंक्तियां मिल रही हैं तो हम बता दें कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है और ये जिम्मेदारी हमको बताती है कि जी हाँ, पेड़ की तरह काम करें, पानी की तरह लोगों की ज़रूरत बने और अपना काम खुद ना करके सामूहिक रूप के साथ उसे लेकर चले। खुद अपने अपने जिम्मे ना ले, सारी जिम्मेदारी सबको साथ लेके चले। सर, क्या पंक्ति लिखी है सिटी हलचल के लिए? ये सिटी हलचल की, जैसा कि मैं देखता हूँ कि आप जागरूकता के लिए मेरी ही तरह दिन रात लगे रहते हैं और सही को सही गलत को गलत कहते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और आप कहते हैं, इसीलिए मैं आपका जो है फ़ैन भी हूँ और आपको फॉलो भी करता हूँ के भाई। तो ये था, मैं इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ कि सिटी हलचल की हलचल देखता हूँ, सिटी हलचल की हलचल देखता हूँ, सुनहरा शहर का कल देखता हूँ, प्रशासन को जगाता हर घड़ी ये संवरता शहर पल पल देखता हूँ, और बड़ा सम्मान प्रतिभाओं का करता, अपना चैनल
बड़ा सम्मान प्रतिभाओं का करता बढ़ाता है मनोबल देखता हूँ। कोई फुटपाथ पर लेटा है नंगा, कहीं बंटते हैं कंबल देखता हूँ, और कहीं पर पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पर घट रहा जल देखता हूँ, और शहर में भाईचारा एकता को कदम उठते मुसलसल देखता हूँ। और खबर मोहसिन की या केके की चर्चा मैं होकर रोज निश्चल देखता हूँ, और कहीं लुटती है असमत बेटियों की, कहीं पर खिंचता आंचल देखता हूँ। ये चैनल ही हमारा आईना है, समस्या क्या हर एक हल देखता हूँ, और जुड़े हैं लोग सारे चैनलों से, मगर मैं ये ही चैनल देखता हूँ। हमें गंभीर चैनल जोड़ता है, मैं मिलते रामू फैजल देखता हूँ, सिटी हलचल की हलचल देखता हूँ, सुनहरा शहर का कल देखता हूँ। जी हाँ, इसलिए डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर उस भीड़ से अलग है जिस भीड़ को आज जनता सुनने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोई अच्छी चीज नहीं आ रही। सर, पुराने कवियों में से कौन सा कवि आपको हमेशा आंदोलित करता है? मैं तो जी नीरज जी और संतोषानंद जी से ही प्रभावित रहा हूँ, उनके गीत बड़े अच्छे रहे। और ऐसे हमारे मंगल नसीम भी हैं, या हमारे शहर के ओजस्वी हिमालय हमारे हरिओम पवार जी हैं। और ये मेरे भाई दो चार जो जागृति फैला रहे हैं, इसी चीज़ से कल को जागरूकता आ सकती है, जैसा मुझे लगता है। वरना खाली इधर उधर की बात करने से, इन तुकबंदियों से देश चलने वाला नहीं है। अच्छा, मेरा सौभाग्य ये है कि लोग ये समझते हैं कि मैं इस एक कोठरी में बैठा हुआ हूँ। तो हिंदुस्तान के जो 50 टॉप शायर और कवि हैं, मेरा सौभाग्य है कि सबके पास मुझे 1-2 बार 4 बार 6 बार पढ़ने का अवसर मिला, चाहे नीरज जी हों, चाहे संतोषानंद जी हों, चाहे डॉक्टर हरिओम पवार जी हों हमारे, या भारत भूषण जी हों यहाँ के हमारे। हाँ, मुझे यहाँ अवसर मिला है सबके साथ। कुंवर बेचैन जी के साथ खूब अवसर मिला है। और अब तो हमारे यहाँ देख रहे हैं, अब युवाओं में ये जो अगली पीढ़ी है उसमें हमारे सुमन जी हैं, सत्यपाल सत्यम जी हैं, मनोज कुमार मनोज हैं, डॉक्टर राम गोपाल भारती हैं। तो ये ऐसा नहीं है, साहित्य लिखा जा रहा है, अच्छा भी हो रहा है। और एक कवि दूसरे को क्यों बताएगा भी उसकी कविता खराब है? कविता खराब नहीं होती, आपकी मानसिकता, आपका टेस्ट और आपके सामने वास्तविकता क्या है, आपको उसके लिए काम करना है। बस मेरा ये मानना है, मुझे इस चीज़ से प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए मैं ये 35 किताबें मैंने लिख दी। और आज की स्थिति आप देख रहे हो कि लोग कहते हैं कि जी ये वहाँ कैसे पहुँच गया, मोदी जी पहुँच गए और पवार जी पहुँच गए, वैसे कोई नहीं पहुँच जाता। मैं यहाँ सोचने लगूँ कि मैं भी कल पहुँच जाऊँगा। मेरा काम प्रयास करना है, पहुँचाना ना पहुँचाना तो समाज का काम है, वो देखते हैं, प्रशासन शासन का काम है। तो 4 पंक्ति में कहा करता हूँ कि किसी का कर भला तू भी तभी तेरा भला होगा, किसी का कर भला तू भी तभी तेरा भला होगा। चल तपा होगा जो अग्नि में वही कुंदन बना होगा, किसी का कर भला तू भी तभी तेरा भला होगा। तपा होगा जो अग्नि में वही कुंदन बना होगा। परेशान देखकर होता है क्यों उसको बुलंदी पर, कभी सोचा है ये तूने कि वो कितना चला होगा। तो मेहनत करनी पड़ती है कि भाई तब कहीं कोई लक्ष्य दिखाई देता। लेकिन ये शर्तिया है कि चाल रहेगी कछुए वाली और कोशिश खरगोश से आगे निकलने वाली। समाज के लिए जब तक ये सांस है, और मैंने कहा भी है कि कलम है हाथ में जब तक वतन के गीत लिखूंगा, कलम है हाथ में जब तक वतन के गीत लिखूंगा। हाँ, महकता जो मोहब्बत से चमन के गीत लिखूंगा। और भले ही रोज लड़ते हों परस्पर, फिर भी जब तक हूँ मैं समता के तिरंगे के अमन के गीत लिखूंगा। तो मैं तो वही अपना उद्देश्य लेकर अमन के गीत लिखने वाले कवि हैं ईश्वर चंद गंभीर जी। लेकिन सर, आज की पीढ़ी तो इन चीज़ों से दूर है, व्हाट्सएप पे है, मोबाइल पे है, और उसी का नतीजा नीला ड्रम है। आज तो नीले ड्रम पे कविताएं लिखी जा रही हैं। हाँ, नहीं वो नीला ड्रम तो छोड़ो, मोबाइल ने तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। कहीं मैंने कहा भी था कई साल पहले कि जब से आया है मोबाइल हर किसी के हाथ में, संवेदना देखिए महसूस की जाती है। लोग लगे हुए हैं दिन रात इसमें, बच्चे कोई मतलब ही नहीं और चीज़ों से, किताबें नहीं पढ़ रहे, कि जब से आया है मोबाइल हर किसी के हाथ में, प्यार की उस बेकरारी का मज़ा जाता रहा। भावनाओं से भरी आएगी चिट्ठी यार की, डाकिए की इंतज़ारी का मज़ा जाता रहा। तो ये बहुत परिवर्तन आ गया है। मेरे पास तो आज भी छोटा फ़ोन है। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसमें लगूंगा तो कविता कब लिखूंगा, क्योंकि इसमें तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं कहाँ कहाँ नॉलेज बढ़ाता रहूँगा अपनी। तो मैं उन चक्करों में ना पड़ के जो मुझे सामने दिखता। अभी मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया हर्बल लाइफ का। अब मैं हेल्थ के ऊपर किताब लिख रहा हूँ।
बताओ, कोई मेरा विषय नहीं है, कवि हूँ मैं तो और बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ तो मैं पाकिस्तान को नहीं डरा रहा। चार पंक्ति अब मैं ओज की कह सकता हूँ, कह दीजिए चार पंक्ति। एक रचना पूरी सुनाना और चार पंक्ति कहना। इसमें देखना अगर मैं कुछ कह गया हूँ के भाई, ये देखें कि मैं पाकिस्तान को ललकार रहा हूँ, चीन को ललकार रहा हूँ पूर्व सैनिक होने के नाते, और कहता हूँ कि अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम। अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, कि ये अनुबंध जो अब तक सभी को फाड़ देंगे हम। हमारी देशभक्ति पर जरा भी शक नहीं करना, जहाँ सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम, जहाँ सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम। तो ये जज्बा होना बहुत जरूरी है आदमी के पास। देखिए ना, तो कवियों की भीड़ में हम क्यों डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर के पास आए, वो इसलिए एक कवि की परंपरा होती है, एक कवि का धर्म होता है, और एक कवि की कोशिश होती है समाज को बदलने की। परंपरा, धर्म और कोशिश का समन्वय केवल एक ही जगह मिलता है, और वो है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर। मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा, ज़रा पीछे की तरफ देखें। पीछे बेटा बैठा हुआ है, बेटे का बेटा बैठा हुआ है, और वो बहुत ध्यान से दादाजी को सुन रहा है। मैं बेटे को बुलाना चाह रहा हूँ, आ जाइए ज़रा, आप दोनों भी इधर आ जाइए, दोनों इधर आ जाइए, और दोनों अपने पिताजी और दादाजी की इस धाती को संभालने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? रुद्रांश। रुद्रांश। रुद्रांश, आप दादाजी की कविताएं सुनते हो? नहीं। क्यों नहीं सुनते हो? सुनाते नहीं दादा? कहानी 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 सुनाते हैं बस? नहीं, कहानी भी नहीं सुनाते। क्यों नहीं सुनाते? पता नहीं। क्यों नहीं सुनाते सर? जरा पूछो और दादाजी क्या करते रहते हैं? और क्या भाई, ये करते बताओ। हैं दादाजी? कविता लिखते हैं और फोन देखते हैं। अच्छा जी, लो। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जी। पिताजी ने जो ये साधना की है, साहित्य साधना जी, जी। की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहले से टीएलचल आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग आए हमारे पास और अपना प्यार हमेशा की तरह आपने दिया के भैया। पिताजी की साधना को लेकर आप जानते ही हैं, पूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, मैं पौत्र हूं, तो एक हमारे खून में ही देशभक्ति है। और पापा हैं, पापा को मैं पिछले 20 वर्षों से लगभग गुरुजी ही बोलता हूं, और आपके ही सिखाए हुए पद चिन्हों पे चल रहा हूं। मैं भी कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं, और चार पंक्तियां दे देता हूं कि दूर है मंजिल बहुत ही दूर है, दूर है मंजिल बहुत ही दूर है, पांव पर थकते नहीं चलते हुए, हारना हिम्मत कभी सीखा नहीं, रात को भी देखा है ढलते हुए, रात को भी देखा है ढलते हुए। तो आज जो स्थितियां चल रही हैं उसके मुताबिक अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं लोग पीएचडी कर रहे हैं गुरुजी की लिखी हुई किताबों पे, यूनिवर्सिटी से भी और कई बाहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से भी स्टूडेंट कर रहे हैं। तो आगे आगे मेरे को लगता है कि एक इंसान के मरणोपरांत ही उसका नाम नहीं होना चाहिए कि बाद में लोग याद करें कि भाई हमारे मेरठ में गंभीर जी हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि होते हुए भी आज बच्चा हो या कोई युवा हो, आज का सारे लोग, ऐसा कोई शहर का गुणी व्यक्ति नहीं है जो गुरुजी को ना जानता हो या हमारे घर पे ना आया हो। तो ये एक बहुत बड़ी आप समझिए एक फ़ख्र की बात है, गर्व महसूस होता है कि गुरुजी के कारण प्रशासन, शासन और यहाँ पे सभी जितने भी कविगण हैं, सामाजिक लोग हैं, सभी लोग जानते हैं और बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और वही गुरुजी की वजह से हमें भी मिल रहा है बराबर। और मैं तो यही कहूँगा गुरुजी के लिए कि और आगे बढ़ें और अपने छोटे जितने भी हैं सभी को प्यार और आशीर्वाद यूं ही देते रहें। जी हाँ, इसलिए ना रामनवमी पर गुरुजी से मिलना और गुरुजी की 2 किताबें आपको दिखाना, इससे बेहतरीन रामनवमी का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठकर केवल ऊंची ऊंची बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जन समस्याओं को उठाना, वो भी उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के तरीके से, जिससे दिल पे चोट करे, मानसिकता बदले, वो केवल डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी ही कर सकते हैं और लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, बिना किसी कैंप में बंधे, बिना किसी दिखावे के, अनवरत ऋषि दधीची की तरह लगे हुए हैं अपने पुनीत पावन कर्म में, कि जाने के बाद
जब ये किताबें लोगों के बीच पहुंचे तो वो प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें कि हमने इतने बड़े गुरु से क्यों नहीं सीखा। 4 लाइनों से पहले मैं सिटी चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत मुद्दत बाद देर आए दुरुस्त आए के भाई ने समय दिया। ये छोटे मोटे काम हम लोग करते रहते हैं। ज्ञान दीक्षित जी हमारे बड़े भाई करते रहते थे कि भाई सिटी चैनल पर भी कुछ लिखो। ऐसे विषय मुझे आते रहते हैं, जैसे देवेंद्र गोयल थे हमारे मेरठ समाचार के मालिक, हाँ उनके ऊपर भी मैंने गीत लिखा। और बहुत सी बातों में ये छूट गई कि मैं बॉम्बे के लिए भी जो इंटरटेनमेंट वो हैं कंपनियां, हाँ इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जैसे टी सीरीज है, सारेगामापा है, विंग्स है, वीनस है, सोनोटेक है, मैं इनके लिए भी भजन लिखे हैं मैंने बहुत सारे। अब तक मुझे 20 कलाकार अनूप जलोटा जी से लेके और वो जैन कौन सी थी, जैन, हाँ पामिला जैन जैसी कलाकारा गा चुकी हैं। और सब काम मेरा मंदा मंदा चल रहा। 8-10 फिल्मों के भी मैंने देशज के और बॉलीवुड के गाने भी लिखे हैं। तो और छोटी बहुत मुझे रॉयल्टी भी आती है बॉम्बे से, तो ये काम चलता रहता। मैं ये चाहता हूँ अपने मित्रों के साथ बचा हुआ समय मेरा ऐसे कट जाओ और आने वाले बच्चे ये कविता सीख ही रहें और आप लोगों के सहयोग से और देश आगे बढ़ेगा कविता के माध्यम से। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो, रह न जाए अंधेरा कहीं दूर तक, बस मोहब्बत के दीपक जलाते रहो। और के भाई का आभार व्यक्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर आपने हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि महीने में एक बार एक कविता तो ज़रूर डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर की आप तक पहुंचाएं, जिससे आप सोचें कि पर्यावरण को कैसे बचाएं, कैसे बच्चियों के लिए संघर्ष करते हुए अपने नाम को आगे बढ़ाएं और मेरठ के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि मेरठ कहे हमें तुम पर नाज है। अपने सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल।